18 साल की एक लड़की छत्तीसगढ़ के जशपुर में रहती थी। पिता के साथ खेती में हाथ बटाती थी। कुछ दिन पहले उसे मध्य प्रदेश लाया गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़की दोबारा अपने घर कभी नहीं लौट पाई। एक एक करके उसे करीब 6 से 7 बार बेचा गया, किसी वस्तु की तरह बेचा गया। आई रिपीट, 7 बार। ये बात इतनी डरावनी है कि यही खत्म हो जाती तो अच्छा था। हमें और कोई जानकारी ना होती तो अच्छा था। लेकिन हमारे बनाए समाज की सच्चाई अगर हमें जाननी है तो आगे जानना ही होगा। ये जानना होगा कि टूटकर इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हिंदी में कहें तो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? क्या होती है मानव तस्करी? इसे रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज आप जानेंगे हमारी बड़ी खबर में। लेकिन पहले जान लीजिए दिन की सुर्खियां। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पहली सुर्खी है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। यहां एक महिला का सर कटा हुआ शव खेत से बरामद हुआ और सिर एक कुएं से। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि महिला करीब 22 बरस की थी, रायबरेली जिले से थी। करीब 2 महीने पहले घर छोड़ा था, अपने प्रेमी के साथ चली गई थी, भाग गई थी। इसके बाद महिला का शव शनिवार यानी 6 फरवरी को सारवाल गांव के खेत में मिला और शव का सिर सोवारा माऊ गांव के एक कुएं में मिला। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ चल रही है, जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। अगली सुर्खी है नौसेना यानी नेवी से जुड़ी हुई। 8 फरवरी को राज्यसभा में सरकार ने जानकारी दी कि भारत की 3 सेनाओं में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या नेवी में है। नौसेना की कुल वर्कफोर्स में 6.5% महिलाएं हैं, जबकि आर्मी में 1% से भी कम है और एयरफोर्स में 1.08% औरतें हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने एक सवाल के जवाब में बताया कि नेवी में कुल 704 औरतें हैं, जबकि आदमियों की संख्या 10,108 है। वहीं अगर आर्मी में इसकी बात करें तो 6,807 औरतें हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 12,18,036 है। अगली सुर्खी निर्भया फंड से जुड़ी हुई है। ये फंड 2013 में लॉन्च किया गया था। मकसद था महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को कम करना। लेकिन अब पता चला है कि इस फंड का इस्तेमाल उस जगह हो ही नहीं रहा है जहां होना चाहिए। ऑक्सफैम इंडिया की एक हालिया रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस फंड का ज्यादातर हिस्सा देश के गृह मंत्रालय के पास गया, जो कि पुलिस को मैनेज करता है। इस पैसे का इस्तेमाल इमरजेंसी रिस्पांस सर्विसेज को इंप्रूव करने में, फॉरेंसिक लैब्स और साइबर क्राइम से डील करने वाली यूनिट्स को इंप्रूव करने में किया गया, जो कि केवल महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचाते, जबकि महिलाओं की रेप विक्टिम्स की काउंसलिंग और उनके शेल्टर जैसे मुद्दे अनछुए रह गए। अगली सुर्खी शाहीन बाग से जुड़ी हुई है। नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीए के खिलाफ पिछले साल दिल्ली के शाहीन बाग में धरना दिया गया था। कई औरतें उस धरने में शामिल थी। यही औरतें अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। मांग की है कि अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने आंदोलन को लेकर जो आदेश दिया था उस पर फिर से सुनवाई की जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने कहा था कि पुलिस के पास किसी भी सार्वजनिक स्थल को खाली कराने का अधिकार है। अब शाहीन बाग की प्रदर्शनकारी औरतों का कहना है कि कोर्ट ने किसान आंदोलन के मामले में दखल देने से मना कर दिया है। फैसला पुलिस पर छोड़ा है तो किसान आंदोलन के मुद्दे के साथ साथ उनकी याचिकाओं पर भी सुनवाई की जाए। अगली सुर्खी ऐसी है जो वाकई कई सारे सवाल खड़े करेगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के एक गांव में एक महिला को बुरी तरह पीटा गया और नग्न अवस्था में पूरे गांव में उसकी परेड करवाई गई। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि महिला का बेटा गांव की एक लड़की के साथ भाग गया था। घटना के बाद महिला के परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। तो ये थी दिन की सुर्खियां। अब वापस आ जाइए बड़ी खबर पर। बात होगी मानव तस्करी के मुद्दे पर। इंडिया टुडे के लोकेश चौरसिया की रिपोर्ट के मुताबिक 18 बरस की लड़की, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी, वो जशपुर के एक गांव में रहती थी। मध्य प्रदेश में रहने वाले एक कपल ने लड़की को नौकरी का लालच दिया। वो झांसे में आ गई और ये कपल उस लड़की को लेकर चला गया। इनके नाम है पंचम सिंह और पंचम की पत्नी सविता। ये दोनों 3 जुलाई 2020 को लड़की को लेकर आए। फिर उसके पिता को कॉल किया, फिरौती मांगी। रुपए नहीं मिलने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। जब उन्हें पैसे मिले ही नहीं तो उन्होंने लड़की को कल्लू रैकवार नाम के आदमी को बेच दिया। कल्लू छतरपुर का रहने वाला था। कल्लू ने कुछ दिन तक लड़की को अपने साथ रखा, उसका रेप किया, फिर हरेंद्र सिंह नाम के आदमी को बेच दिया। हरेंद्र ने भी कुछ दिन लड़की को अपने साथ रखा
और उसे भी फिर राजपाल सिंह परमार नाम के आदमी को बेच दिया। ऐसा करते करते लड़की देशराज कुशवाहा, यूपी के ललितपुर के मुन्ना कुशवाहा और आखिर में संतोष कुशवाहा को भी बारी बारी एक एक करके बेची गई। संतोष ने लड़की को 70,000 में खरीदा था। फिर उसने लड़की की शादी अपने बेटे से करवा दी, जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। फिर आया 10 सितंबर 2020 का दिन। इस लड़की ने सुसाइड कर लिया। इधर जशपुर में लड़की के पिता ने बेटी के किडनैप होने और फिरौती की कॉल की शिकायत पुलिस में की। जशपुर पुलिस भी शिकायत के आधार पर लड़की को खोज रही थी। छानबीन करते करते जशपुर पुलिस पहुंची छतरपुर। किडनैप करने वाले पंचम सिंह और सविता को खोजा गया। उनसे जो जानकारी मिली उसके आधार पर पुलिस एक एक करके उन सभी तक पहुंची जिन्हें लड़की बेची गई थी। आखिर में पता चला कि लड़की की तो मौत हो चुकी है। पुलिस ने इस केस में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पंचम और सविता ने इस लड़की के अलावा क्या किसी और ऐसा लड़की के साथ भी किया है। शक है कि इस कपल ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की कुछ और लड़कियों के साथ भी ऐसा किया है। मामले की जांच चल रही है। 18 साल की एक लड़की जो शायद आगे चलकर कुछ बड़ा कर सकती थी, मानव तस्करी का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश और यूपी में उसे बेचा गया। उसका अंत बहुत दुखद रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आरोपियों को जल्द ही सख्त से सख्त सजा सुनाई जाएगी। इस तरह के कई मामले हमारे सामने आते हैं। कई खबरें सुनने में आती हैं कि बच्चों को पैसों के लिए बेच दिया, इतने हजार में बेच दिया, उतने हजार में बेच दिया। क्या है ये सब? ये सब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग उन अपराधों को कहा जाता है जहां किसी आदमी या औरत या बच्चों को बेचा खरीदा जाता है और ऐसा करने के पीछे का मकसद या तो यौन शोषण होता है या फिर इस ट्रैफिकिंग का शिकार हुए व्यक्तियों के जरिए आर्थिक लाभ पाना होता है। इस संगीन अपराध को अंजाम देने वाले लोग विक्टिम्स को या तो किसी तरह का कोई लालच देकर अपने पास बुलाते हैं या फिर उनका अपहरण करते हैं। फिर उनसे वो काम करवाए जाते हैं जो वो नहीं करना चाहते। जैसे लड़कियों को जबरन सेक्स वर्क करना पड़ता है, तो वहीं इंसान के शरीर के अंगों को लेकर होने वाले काले बिजनेस में कुछ लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। उनके शरीर के अंग बेच दिए जाते हैं। कुछ बच्चों से जबरन भीख भी मंगवाई जाती है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में मानव तस्करी के कुल 2260 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2018 में 2278 केस रजिस्टर हुए थे। 2019 में करीब 6616 लोगों की तस्करी की गई थी, जिनमें से 2914 बच्चे थे और 3702 वयस्क थे। इसके अलावा 6571 पीड़ितों को अपराधियों के हाथों बचाया गया था। कुल दर्ज हुए मामलों में यानी 2260 में 5128 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2019 में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज हुए थे। मानव तस्करी के अपराधों में सबसे ज्यादा विक्टिम होती है छोटी लड़कियां और औरतें। 2014 की बात करें तो उस साल मानव तस्करी के जितने मामले सामने आए उनमें से 76% विक्टिम्स लड़कियां और औरतें थी। CRY क्राई नाम का एक एनजीओ है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मुद्दे पर काम करता है। इस एनजीओ के मुताबिक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें कहा था कि भारत सेक्स ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी का सोर्स है और डेस्टिनेशन भी है। ये भी कहा था कि इस ट्रैफिकिंग का शिकार खासतौर पर भारत के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जैसे दलित समुदाय के लोग, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग, अल्पसंख्यक, बच्चे, महिलाएं और छोटी लड़कियां। खैर, ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की दिक्कत केवल भारत में ही है। ये दिक्कत दुनिया के कई देशों में है, लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ही आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल देश में रहने वाले लोगों को ट्रैफिक करके खरीदा बेचा जाता है, बल्कि दूसरे देशों से में भी इन्हें बेचा जाता है। वहीं दूसरे देशों से इन्हें भारत में लाया भी जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमारे कानून में इन अपराधों को रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान है। तो ये जान लीजिए कि आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत इसे अपराध के दायरे में रखा गया है। इन धाराओं के बारे में ठीक तरह से जानने के लिए हमने बात की वकील प्रज्ञा पारिजात सिंह से। ये सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुकी हैं और इस वक्त जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उन्होंने इन धाराओं के बारे में क्या बताया, सुनिए। तो आईपीसी में भी ऐसे अथाह प्रोविजंस है हमारे साथ। 2-3 मैं आपको बताना चाहूंगी जो स्पेसिफिकली डील करते हैं पनिशमेंट्स और बताते हैं कि ऑर्गन ट्रेडिंग क्या है या ट्रैफिकिंग क्या है, या अगर माइनर लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन में ढकेला जाता है तो क्या कैसे हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक हमारा सेक्शन 363A है जो कि बताता है किडनैपिंग फॉर बेगिंग। यदि आप
किसी को भीख मंगवाने के लिए जो है किडनैप मतलब बुला रहे हैं, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। सिमिलरली 366B बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि अगर हम उनको सोलिसिट करके इलिसिट तरीके से हम उनको झांसा देके या पैसे का लोभ लालच देके यदि उनको हम मंगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं, चाहे वो इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, अंडर सच अ सर्कमस्टेंस यहाँ पे सेक्शन 366B इंक्लूड होगा। चूंकि अब 370 एब्रोगेट होने की वजह से कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, इसलिए ये जो एक्ट है आईपीसी के प्रावधान और ये सारे एक्ट ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होते हैं। तो कहीं पर भी ऐसी कोई चीज पाई जाती है तो सेक्शन 366B यहाँ पर आप उसके तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेक्शन 372 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए वैसा जो है प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन नहीं डिस्क्राइब की गई है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज वो खुद वॉल्यूशन से है, यानी आप स्वतः ये चीज करना चाहते हैं तो एक अलग चीज है, लेकिन यदि आपको मजबूर किया जाता है, ऐसी अब इस चीज पे भी बहुत ही डिबेटेबल है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन इटसेल्फ चूंकि नहीं डिफाइंड है तो उसमें भी काफी कैचेस आ जाते हैं। बट बेसिकली सेक्शन 372 स्पेसिफिकली कह रहा है कि धंधे में बेचने के लिए, देह के व्यापार में बेचने के लिए अगर आप लड़कियों को सेल कर रहे हैं या हायर कर रहे हैं तो अंडर सच अ सर्कमस्टेंस क्या प्रोविजंस होंगे, और 10 साल इसकी वो है पनिशमेंट है, जो कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट है। ये जो है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल है और सीधे सेशंस कोर्ट जाते हैं, तो इनकी ग्रेविटी बहुत मानी गई है और इनको देखा गया है कि ये इतनी आसानी से किसी को बेल नहीं मिल जाती है, तो मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा जहां आपको केस आपका बताया जाएगा, और फिर उन ग्राउंड्स पे अगर ये पाया जाता है कि नहीं ऐसा है कि आपकी जो है वहां पे गलती नहीं थी, देन इन अंडर दैट सर्कमस्टेंस फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। सिमिलरली 373A भी है, जो कि क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसमें भी बोला गया है बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रोस्टिट्यूशन। सो इस तरीके के हमारे कई स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। तो इसके अलावा मानव तस्करी को रोकने के लिए हमारे यहाँ एक अलग एक्ट भी है, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, इसे शॉर्ट में ITPA एक्ट भी कहते हैं। क्या है ये एक्ट, सुनिए एक्सपर्ट की जुबानी। 56 में आया था सीता एक्ट, और वही जो है अमेंडमेंट होके 1986 में बन गया पिता एक्ट, PITA, ओके, जिसे कि प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट कहते हैं। सो क्यों उस समय ये जरूरत महसूस हुई कि सीता से PITA एक्ट आया, उसके पीछे भी कई कारण थे। उस समय की दरकार ऐसी थी कि उन्होंने बेस्ट सोच के वो एक्ट लाया गया था, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स एंड वुमेन में डील करता था। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि प्रोस्टिट्यूशन या देह व्यापार सिर्फ औरतों के लिए है, ये ठीक नहीं रहेगा। ये एक जेंडर न्यूट्रल वो है मतलब ऑफेंस है, और प्रोस्टिट्यूशन में इट्स नॉट जस्ट द वुमन बट अ लॉट ऑफ मेल आर आल्सो इन्वॉल्व। और ऐसा नहीं है कि वो वॉल्यूशन से कर रहे हैं, बट ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां उनको भी कोर्स किया जाता है या फोर्सफुली लाया जाता है। तो ये समय की दरकार थी कि सीता एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स हुए और उनको लगा कि इसमें कुछ जो है फॉल्ट्स हैं, जिसको हटा के फिर PITA एक्ट आया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है, और ये जो है एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है वो सबके लिए होता है, ये जो था वो स्पेसिफिक लेजिस्लेशन था जो कि इमोरल ट्रैफिकिंग में डील करता था। इमोरल का शब्द आपको, इसका शाब्दिक अर्थ आपको पता ही होगा, जो कि मॉरल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोस्टिट्यूशन जो है कॉमर्शियल स्केल पे ही प्रोहिबिटेड है एज सच। अदरवाइज अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहे तो कानून उसको ये जो अधिकार देता है दैट यू कैन वेरी वेल डू इट, बट अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हैं या कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है इस चीज का, देन इट इज नॉट अलाउड। सो अंडर सच अ सर्कमस्टेंस 1986 में ये एक्ट आया। व्हाट इज इसका सबसे अच्छी चीज ये है कि इससे पहले जो एक्ट आए थे उसमें डेफिनेशन क्लॉजेस में कुछ चीजों को लेके बहुत क्लैरिटी नहीं थी। इसमें जो सेक्शन 2 आया, इसमें कुछ शब्दों को एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ डिफाइन किया गया है, जैसे कि ब्रॉथेल शब्द क्या होता है, यानी कि जैसे हम आई डोंट नो व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर दैट, बट एग्जैक्टली जो प्रोस्टिट्यूशन जहाँ पे होता है, तो हम ब्रॉथेल क्या क्या एक पर्टिकुलर जगह है, क्या कोई रेंटेड स्पेस भी हो सकता है, क्या ऐसा है कि मैं मकान मालिक हूँ और मैंने एक कमरा किराए पर दिया, मैं एक
कॉमर्शियल स्पेस में रहता हूँ। मैंने यहाँ 4 दुकानें दी हैं जिन पे परचून का सामान मिलता है, लेकिन 5वीं एक ऐसी दुकान है जो जहाँ पे देह व्यापार होता है, या कोई ऐसा सैलून, जो मैं लैंडलॉर्ड हूँ जिसने दिया था सैलून चलाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इंटरनली ऐसी कोई चीज होती आ रही है जहाँ इन द नेम ऑफ बॉडी मसाजेस प्रॉपर इस तरीके की चीजें होती हैं। सो अंडर सच अ सर्कमस्टेंस ब्रॉथेल की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? तो अगर कोई जाके कहे, अगर पाया गया है कि नहीं ये तो सैलून था, इसे आप ब्रॉथेल नहीं कह सकते, तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस दिखाएंगे कि यहाँ मसाज पार्लर के नाम पे एक्चुअली इस तरीके की चीजें हो रही थी। तो ये ब्रॉथेल शब्द जैसे ही आया है, तो इसकी वजह से बहुत सारी जगह जो पहले बच जाती थी अब वो ब्रॉथेल की कैटेगरी में। तो एक ही जगह जहां पे कोई नॉर्मल दुकान चल रही है और एट द सेम टाइम उसको दूसरे पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा रहा है, आप उसे डिमार्केट कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली ब्रॉथेल है। सो इसके एम्बिट आने की वजह से और इस शब्द की क्लैरिटी की वजह से चीजें आसान हो गई हैं, और ऐसी बहुत जगह थी जो पहले परव्यू में नहीं आ पाती थी, वो बच जाती थी, इसलिए ये चीज हो गई है। फिर यहाँ पे चाइल्ड शब्द को डिफाइन किया गया है, माइनर को डिफाइन किया गया है, मेजर को डिफाइन किया गया है। तो मेजर ऑफ कोर्स जो एज है वो हमारे देश में 18 साल के ऊपर मानी जाती है। चाइल्ड वो है जो 16 साल की कम उम्र का है, और माइनर्स जो होते हैं वो 16 से 18 की कैटेगरी में आते हैं। सो इफ यू आर सॉलिसिटिंग एनीबडी हु इज अ माइनर और अ चाइल्ड, यानी कि 18 साल से कम उम्र में, उसके लिए कानून एकदम क्लैरिटी के साथ कहता है कि वो इलीगल है, यहाँ पे कोई भी अलाउड नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलत चीजें नहीं हो सकती हैं। सो इस तरीके के जो स्पेसिफिक वो आए हुए हैं शब्दों को लेकर बहुत क्लैरिटी है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में डिमार्केट किए गए हैं कि यदि कुछ ऐसा होता है तो आपका कानून है कि आप सिर्फ एक पुलिस अधिकारी नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बल्कि आप वहां पे उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, जो एग्रीव्ड पार्टी हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको रक्षा करनी चाहिए, जिनको सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दे इंक्लूड अ लॉट ऑफ वुमेन ऑफिसर्स ऑल्सो, और दे कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ मेल ऑफिसर्स ऑल्सो। So these are some good things that have come thankfully through this particular legislation, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट है, लेकिन वही है कि समय समय के साथ अमेंडमेंट्स बहुत जरूरी हैं। सिमिलरली बच्चों का जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है वो भी हमारे देश में बहुत ही रैम्पेंट था। तो जो एक 2013 में पॉक्सो एक्ट आया, पॉक्सो एक्ट में भी स्पेसिफिक उसमें सेक्शंस थे जिसने कैटेगोरिकली ये बोला कि यदि जो है बच्चों का सेक्सुअल अब्यूज या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट पीनल ऑफेंसेस हैं और वो चीजें अलाउड नहीं हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने एक एंटी ट्रैफिकिंग सेल भी बनाई है जिसे एटीसी कहते हैं। इस सेल का काम भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मानव तस्करी की घटनाओं के खिलाफ काम करना है। साथ ही समय समय पर हम ऐसी भी कई सारी खबरें सुनते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुए लोगों का रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है, यानी उन्हें इस दुष्चक्र से निकालकर उनका पुनर्वास कराया जा रहा है। ये काम कुछ सरकारी संस्थाएं भी करती हैं तो कुछ एनजीओज भी करते हैं। खासतौर पर सेक्स वर्क में मजबूरन भेज दी गई लड़कियों के लिए ये काम किया जाता है, लेकिन इस दौरान भी कई दिक्कतें आती हैं। कैसी दिक्कतें, ये जानने के लिए भी हमने बात की ऐसे एक्सपर्ट से जो कई दिनों से रिहैबिलिटेशन का काम कर रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रोस्टिट्यूट वर्क में जब वो इन्वॉल्व हो जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत से बेच देते हैं, तो वो लड़कियां उस चीज को रेगुलेटरी में ले लेती हैं। मतलब वो अपनी लाइफ के लिए वही चीज हो जाता है कि वो अपने आप को एक फीमेल सेक्स वर्कर की तरह ट्रीट करती है। कस्टमर्स आते हैं, उनको पैसे आने लग जाते हैं, तो वो उसमें कंफर्टेबल हो जाती है। बट अगर बहुत सी नहीं करनी चाहती है तो एटलीस्ट हमारा जो अपना एक फीडबैक है, हमें एक्चुअल में अगर जो लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं या उनके पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी है, तो हम उन्हें थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करके या फिर एक भी XYZ है वो उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को वो फैसिलिटी उन लोगों को देनी चाहिए। और या फिर देखिए जॉब तो ऐसी चीज है कि हमारे अपने हाथ में नहीं है, बट अगर हम लोग उनको, जो हमारी एनजीओज हैं या जो बड़ी एनजीओज हैं, उनमें अगर हम उनको किसी काम में भी इन्वॉल्व कर दे, कुछ भी XYZ, कि स्वीपर का काम हो गया या कुछ भी हो गया, क्लीनिंग हो गया, किचन का काम हो गया, मोपिंग हो गया, तो एटलीस्ट वो काम नहीं करेंगी जिससे वो हटना चाहती हैं। तो बाकी तो फाइनेंशियल सपोर्ट हम लोगों के ऊपर है। अगर हम लोग उनको बेटर सपोर्ट करते हैं तो वो मे बी इस काम से मतलब मूव ऑन कर सकती हैं, और वो बहुत सी करना भी चाहती हैं। बट उन लोगों को दिक्कत रहती है कि अगर वो यहाँ से हटेंगी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस केस में वो खुद कहते हैं कि मैम हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम खाएंगे क्या, कहाँ रहेंगे।
तो वो इसी काम को कंटिन्यूटी में ले लेती हैं। मेरे पेरेंट्स ने शादी करी और लड़के ने मुझे दूसरे दिन दिल्ली लाके बेच दिया। अब उस केस में अगर हम ये कहें कि नहीं, हम तुम्हें ना बिकने नहीं देंगे या तुम ये प्रोस्टिट्यूट का काम छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ देंगे, तो उसके माँ बाप भी जब तक वो पैसे नहीं कमाएगी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट क्यों ना हो, वो उसे एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। इतने सारे कानून होने के बाद भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काला धंधा चल ही रहा है। अंतर केवल इतना आता है कि हर साल आंकड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन इंतजार उस दिन का है जब सालाना रिपोर्ट में आंकड़े जीरो हो जाए। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब है जाने का वक्त, यानी हमारे चलते चलते सेक्शन का। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को अक्सर ऐसा जरूर महसूस होता है कि वो आउट ऑफ प्लेस हो रही हैं। उनकी बात की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उनके पुरुष सहकर्मियों की है। उनकी आवाज इतनी बुलंद नहीं है जितनी पुरुष सहकर्मियों की है। ऐसा भी लगता है कि पुरुष सहकर्मियों का गुट बन गया है और आप अकेली हो गई हैं। ऐसे में आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं शेरिल सैंडबर्ग और नेल स्कोवेल की किताब लीन इन। शेरिल फेसबुक कंपनी की COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और नेल एक लेखक है। ये किताब 2013 में आई थी। इस किताब में दफ्तरों में औरतों की भूमिकाओं पर बात की गई है। शेरिल ने लिखा है कि बड़े पदों पर औरतों का होना क्यों जरूरी है। साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह बहुत टैलेंटेड औरतें न सिर्फ आगे बढ़ने से रोकी जाती हैं बल्कि वो खुद को भी रोकती हैं। शेरिल अपने जीवन से कुछ उदाहरण भी लेकर आती हैं। मार्क ज़करबर्ग की बात करती हैं और ये बताती हैं कि एक ऑफिस स्पेस में औरतों और पुरुषों का एक दूसरे को सपोर्ट करना क्यों जरूरी है। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मुलाकात होगी। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिख सकते हैं। अगर मुझे अपना फीडबैक भेजना चाहते हैं तो आप मुझे खत भी लिख सकते हैं। पता आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।